नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीतीश भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं टीचर्स लाइव नामक चैनल पर। ये एक छोटा सा प्रयास है जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आज हम बात करेंगे एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है बच्चों, इसका आपसे सरोकार बिल्कुल सीधा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, साथ में समाज में किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगी इससे भी आपका सरोकार सीधा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी देश में किस प्रकार से आगे भविष्य में डेवलपमेंट्स होंगे तथा कोई समाज कितना ज़्यादा अच्छा होगा, यह उसकी शिक्षा नीति से समझा जा सकता है। शिक्षा नीति को देखकर सरकार की नीतियों तथा सरकार किस पायदान पर शिक्षा को रखती है तथा कितना महत्व देती है, इससे भी समझा जा सकता है। तो आइए बच्चों, हम एक नई नज़र डालते हैं एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर। किस प्रकार से यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की गई है। सबसे पहले हम लोग नजर डालते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। तो बच्चों, अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अभी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष थे तथा केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। क्योंकि अभी संसद पार्लियामेंट हमारा नहीं चल रहा है, इस वजह से केंद्रीय कैबिनेट ने इसको एक अध्यादेश द्वारा जारी किया है। हालांकि 1986 के बाद 34 साल बाद भारत में शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। 1986 में से पहले हुआ था, 34 साल बाद बच्चों ऐसा बदलाव देखने को हम लोगों को मिला है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर इससे बाद में अगर देखा जाए तो उससे पहले हमारे 2020 से पहले, इससे पहले 1986 में हुआ था। लेकिन 1986 से पहले आज़ाद भारत में अगर देखूं तो 1968 में भी बच्चों यहाँ पर बदलाव हुआ था शिक्षा नीति में। तो आपके यहाँ पर टोटल 3 बदलाव हो चुके हैं। एक तो 1968 में हुआ था, दूसरा 1986 में हुआ था और तीसरा इस समय पर 2020 में हुआ। ये आप लोगों को याद रखना है। 1968, 1986 तथा 2020 में हमारी एजुकेशन पॉलिसी यानी शिक्षा नीति लाई गई है। जब भी कोई नीति बनती है समिति के आधार पर ही बनाई जाती है और समिति का एक अध्यक्ष होता है बच्चों। तो यहाँ पर 2020 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उस ड्राफ्ट को बनाने वाले अध्यक्ष हैं इसरो के प्रमुख यानी कि पूर्व प्रमुख रह चुके हैं डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। इन्होंने ही यहाँ पर इस नीति के, इस पॉलिसी के ड्राफ्ट को तैयार किया है। अब इसरो के रह चुके हैं, डॉक्टर हैं, पीएचडी किए हुए हैं, तो इसलिए इनको अच्छा माना जा रहा है। इस नीति के लिए बड़ा सराहा भी जा रहा है क्योंकि ये नीति बेहतर बताई जा रही है पुरानी नीतियों से। तो आइए बच्चों, इस नीति में चर्चा करते हैं। मैं आपको बता दूं इसके 3 टॉपिक होंगे हमारे यहाँ पे, बल्कि 4 टॉपिक होंगे। पहला, मैं आपको प्राइमरी एजुकेशन में हुए बदलाव के बारे में बताऊंगा। दूसरा, इंटरमीडिएट एजुकेशन में हुए बदलाव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा बच्चों, हायर एजुकेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि वहां पर किस प्रकार से बदलाव हुए हैं। तथा आखिरी, चैलेंजेस क्या क्या हैं इस नीति को अपनाने में तथा लागू करने में, हम उनके बारे में यानी कि हम उनकी समस्याओं के बारे में, सरकार की समस्याओं के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि प्राइमरी लेवल से किस प्रकार ये परिवर्तित हुए हैं। यहाँ पर चेंज इन प्राइमरी में सबसे बड़ा चेंज अगर देखा जाए तो आपका सरोकार सबसे रहा होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आप लोगों ने सीबीएसई बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड से अगर दी होंगी तो वहाँ पर आपकी बोर्ड परीक्षाएं मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कंडक्ट करवाई होंगी। लेकिन बच्चों, इस शिक्षा नीति में 2020 में जो आई है, इसमें यह दावा किया गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर देना चाहिए। अब एक दूसरा फॉर्मेट भी यहाँ पर चेंज किया गया है, ये बड़ा बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। जो नई शिक्षा नीति है इसका फॉर्मेट था 10+2, यानी कि पुरानी जो शिक्षा नीति है उसमें फॉर्मेट था 10+2 का, लेकिन जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें फॉर्मेट 5+3+3+4 का कर दिया गया है। अब ये क्या है 5+3+3+4? बच्चों, यहाँ पर इस नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3 साल का बच्चा पढ़ाई करने के लिए बैठेगा। 3 साल का। अब वो 3 साल का बच्चा जब पढ़ाई करने के लिए बैठेगा तो उसके लिए 18 साल तक पढ़ाई होगी और इसे गवर्नमेंट ने
तीन चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। 3 साल से लेके 8 साल तक, फिर 8 साल से लेके 11 साल तक, 11 साल से लेके 14 साल तक, यानी कि 3 साल, 8 साल, 11 साल और 14 साल, फिर उसके बाद 18 साल तक उसका स्कूली पाठ्यक्रम चलेगा। अर्थात बच्चों 3 साल से 18 साल तक का इसमें स्कूली पाठ्यक्रम चलेगा, जो क्रम से इन उम्रों में डिवाइड कर दिया गया है। 3 साल से लेके 8 साल, फिर 8 साल से 11 साल, 11 साल से 14 साल तथा 14 साल से 18 साल के लिए विभाजित होगा। यह 12वीं तक होगा। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो 3 साल से 8 साल के बीच में 5 का अंतर है। 5 साल से 8 साल से 11 साल के भीतर 3 का अंतर है। 11 साल से 14 साल के बीच में 3 का अंतर है फिर से, और 14 साल से 18 साल के बीच में बच्चों 4 का अंतर है। इसी को ही 5+3+3+4 फॉर्मेट कहा गया है। यानी ये एज है बच्चों 3 साल से लेकर 18 साल तक की। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब यहां पर मूल रूप से प्राइमरी में किस प्रकार से परिवर्तन किया गया है ये भी देखने वाली बात है। जो प्रिपरेटरी स्टेज होगी बच्चों, उसमें कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई करवाई जाएगी। यानी कि कक्षा 3 से 5वीं तक बच्चे को विज्ञान तथा गणित की प्रैक्टिकल नॉलेज यहां पर दी जाएगी। प्रयोगात्मक विषय समझाया जाएगा। रटन जो क्षमता है या फिर जो रटने की प्रवृत्ति है बच्चे को, उसको दूर करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कक्षा 6 में अत्यंत परिवर्तन किया गया है, क्योंकि उसमें बच्चों प्रोफेशनल और स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज हैं, कौशल विकास के जो कोर्सेज हैं, उनको शुरुआत करने की एक पहल की गई है। क्योंकि एक रिपोर्ट में भी आया था कि भारत में जो छात्र हैं उनको नौकरी इस प्रकार नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनके अंदर स्किल डेवलप करने के लिए कोई भी कोर्स नहीं है। शायद सरकार ने या फिर अध्यक्ष ने इनकी बातें सुनी, और जिसके कारण कक्षा 6 से ही स्किल डेवलपमेंट का एक कोर्स को ऐड करने की बात चल रही है। हालांकि भारत सरकार ने इससे पहले स्किल को डेवलप करने के लिए एक कार्यक्रम भी चलाया था, जिसका नाम था स्किल इंडिया। इसी के तहत बच्चों कक्षा 6 से ही स्किल इंडिया कौशल विकास के लिए इसको ऐड कर दिया गया है आपके सब्जेक्ट के रूप में, जिससे बच्चे का कौशल डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके, उसके स्किल को पहचान सके हम लोग, तथा उसी के ऊपर कार्य कर सके। अब आगे आइए, यहां पर कक्षा 12वीं और 10वीं में भी परिवर्तन किए गए हैं। कक्षा 12वीं और 10वीं में यह परिवर्तन किए गए हैं कि 10वीं और 12वीं में बच्चों 2 बार परीक्षाएं होंगी। 1 साल के भीतर 2 बार परीक्षाएं होंगी 10वीं और 12वीं में, तथा एक परीक्षा ऑब्जेक्टिव तथा एक परीक्षा सब्जेक्टिव होगी। इसमें सरकार की सराहना की जा रही है, इस पॉलिसी की सराहना की जा रही है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं होंगी तथा अन्य जो परीक्षाएं होंगी, उसमें छात्र की रटने की प्रवृत्ति को दूर किया जाएगा। यानी कि इसमें सरकार होलिस्टिक अप्रोच अपनाएगी और इस प्रकार के विषयों को या फिर इस प्रकार का एग्जाम बनाएगी जिससे छात्र की रटने की प्रवृत्ति दूर हो सके, समाप्त हो सके। हालांकि अगर 9वीं में कक्षा की बात करूं तो 9वीं में परिवर्तन किए गए हैं। जैसे कि आप लोग पुरानी शिक्षा नीति के तहत 10वीं के बाद अपने सब्जेक्ट्स को चूज करते थे। आपको कॉमर्स चूज करना है कि साइंस चूज करना है या आर्ट में जाना है, आप लोग 10वीं के बाद बताया करते थे। लेकिन यहाँ पर इस नई शिक्षा नीति के तहत आज से आप लोग 9th में ही इस बात का निर्णय ले सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको किसी विदेशी भाषा को अगर पढ़ना है तो आपको 9वीं कक्षा से ही विदेशी भाषा की आज़ादी पढ़ने की मिलेगी। यहां पर एक दूसरा परिवर्तन यह भी है कि 5वीं तक या जहां तक संभव हो सके 8वीं तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा मदर टंग, स्थानीय भाषा लोकल लैंग्वेज तथा क्षेत्रीय भाषा यानी कि रीजनल लैंग्वेज रखा गया है। यहां पर इसको इस प्रकार से परिवर्तित किया गया। इसमें बच्चों बताया गया है कि यहाँ पर जो 5वीं से 8वीं तक का जो बच्चा होगा या फिर आगे के उम्र में जो होगा, वो उसके कोर्स तथा उसकी भाषा के साथ एक पुल का कार्य करेगा। यानी कि बच्चे का पाठ्यक्रम और बच्चे के रूप में उसकी भाषा जो होगी एक ब्रिज यानी कि पुल का कार्य करेगी, तथा उसे मातृभाषा, स्थानीय भाषा तथा क्षेत्रीय भाषाओं में अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होने की संभावना बढ़ जाएगी।
यहाँ पर एक बच्चों ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषीय फॉर्मूले को भी इंप्लीमेंट किया गया है, लागू किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। इस त्रिभाषीय यानी ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूले में कहा गया है कि जो 3 भाषाएं हैं उसमें से कम आपके पास 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा महाराष्ट्र में रहता है तो एक वो लैंग्वेज मराठी चूज कर सकता है, कोई भी चूज कर सकता है वैसे तो, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र में रहता है तो मराठी प्रेफरेंस करेगा, तो मराठी चूज किया और एक अंग्रेजी चूज किया है, तो उसको अब एक या तो हिंदी या संस्कृत या कोई भी एक भारतीय भाषा और लेनी पड़ेगी। यानी कि जो 3 भारतीय भाषाएं हैं, 3 जो ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला है उसमें से 2 कम से कम भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। ये थे प्राइमरी और इंटरमीडिएट के चेंजेस। अब हम देखते हैं हायर एजुकेशन में होने वाले परिवर्तन। बच्चों, अगर हायर एजुकेशन में हम लोग बात करें तो पहली बार आप लोगों के यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया है। इसका नाम है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। अब ये क्या है? सपोज कीजिए कोई व्यक्ति 4 साल का कोर्स करता है, इंजीनियरिंग करता है, मैं ही इंजीनियरिंग कर रहा हूं अगर सपोज कीजिए, तो अगर मैं 1 साल बाद अपने 4 साल के कोर्स को छोड़ देता था तो पहले वो मेरा 1 साल काउंट नहीं होता था पढ़ाई में, यानी कि अब मुझे 4 साल ही पूरे करने पड़ेंगे। लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों, अगर किसी कारणवश मैं अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देता हूं तो मेरे जितने भी साल मैंने पढ़ाई की है उस कोर्स के लिए वो काउंट होंगे। जैसे कि 4 साल का मैं इंजीनियरिंग कोर्स कर रहा हूं तो 1 साल बाद अगर 4 साल के कोर्स में 1 साल बाद मैं पढ़ाई छोड़ता हूं तो मुझे उस कोर्स का पहले 1 साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 4 साल के कोर्स में 2 साल बाद मैं पढ़ाई छोड़ता हूं तो मुझे 2 साल के लिए डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर 4 साल के कोर्स के लिए 3 साल बाद पढ़ाई छोड़ता हूं तो मुझे उसके लिए इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर मैं 4 साल की डिग्री पूरी करता हूं तो मुझे डिग्री दी जाएगी। तो इस प्रकार साल बर्बाद नहीं होंगे तथा उसके लिए भी आप लोगों को काउंट मिलेगा। यहां पर एक बहुत बढ़िया सा काम किया गया है। सपोज कीजिए कि मुझे इंजीनियरिंग में कर रहा हूं और मुझे कोई दूसरा कोर्स करना है इसके बाद, तो यहाँ पर 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स होगा तो मैं 2 साल बाद अपने कॉलेज से या फिर उस कोर्स से रेस्ट मांग सकता हूँ 2 साल बाद ही, और साथ में दूसरा जो मुझे कोर्स करना था मैं वो कोर्स कर सकता हूँ। अब जब मैं वो कोर्स करके वापस आऊँगा तो जो मैंने रेस्ट लिया था उसको समाप्त कर दिया जाएगा और मैं फिर से 2 साल बाद यानी तीसरे साल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करूँगा। तथा जो मेरा 2 साल का डेटा है बच्चों वो भी पूरी तरह से संभाल के रखा जाएगा। कॉलेज में मेरी किस प्रकार से परफॉर्मेंस रही है ये भी संभाल के रखा जाएगा तथा यह रखा जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। यहाँ पर इसके लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से इसको बनाने की कोशिश कर रही है। और देखिए यहाँ पर 4 साल की जो डिग्री होगी वो एक स्टूडेंट अगर एमए करता है तो वो सीधे पीएचडी कर सकेगा 1 साल की एमए के बाद। अगर 4 साल की डिग्री की तो 1 साल के एमए के बाद वो सीधा पीएचडी कर सकता है बच्चों। यानी कि इसमें बीए प्लस एमए दोनों मर्ज हो जाएंगे 4 साल में और सीधा फिर वो पीएचडी की तरफ चला जाएगा। हालांकि सरकार इसको एक बड़े कदम की ओर रूप में मान रही है। सरकार कहती है कि उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो पहुंचाने का लक्ष्य रखती है सरकार। अब ये एनरोलमेंट रेशो क्या होता है? सपोज कीजिए बच्चों कि आपके यहाँ पर 100 बच्चे ऐसे हैं जो 12वीं पास कर चुके हैं तथा एलिजिबल हैं कॉलेज जाने के लिए, लेकिन 100 बच्चे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते। 100 में से केवल 60 बच्चे ही कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो अगर 100 में से 60 बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो मैं वहां का कह सकता हूं कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशो केवल 60% है। अर्थात वहां पर जो एलिजिबल बच्चे हैं जो कॉलेज जा सकते हैं वे एडमिशन ना लेके कम बच्चे जितने भी एडमिशन लेंगे वे सब ग्रोस एनरोलमेंट रेशो में काउंट होंगे। तो वहां का ग्रोस एनरोलमेंट रेशो 60% है। ऐसा ही 50% गवर्नमेंट कहती है कि हम 2035 तक कर देंगे, लेकिन इस समय पर अगर 2020 में मैं बात करूं तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो फॉर हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के लिए इस समय पर 26.3% का है ग्रोस एनरोलमेंट रेशो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहां पर 2030 तक बच्चों एक हर जिले में एक बहुत बड़ी बहुविषयक संस्थान होगी, यानी कि मल्टीडिसिप्लिनरी होगी बच्चों, जो आईएम अहमदाबाद तथा आईआईटीज के साथ खड़ी होगी एवं कंपटीशन कर सकेगी। हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में यहां पर इसको खोलने की 2030 तक इसको लक्ष्य रखा गया है।
हालांकि इसमें एक और परिवर्तन किया गया है कि यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई को मर्ज करके एक ही रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी गई है, एक ही नियामक उनके लिए होगा। जब वो नियामक का नाम आएगा, जो भी उसमें नियम होंगे, हम लोग करंट अफेयर का एक सेशन लेके आएंगे, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। एक बड़ा कदम हायर एजुकेशन के लिए भी है बच्चों कि जो ग्लोबल रैंक रखने वाले जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया या फिर और जितनी भी ग्लोबल टॉप रैंक में आती हैं यूनिवर्सिटीज, वे अपनी ब्रांच भारत में भी खोल सकेगी। इसकी अनुमति भारत सरकार उनको देगी। एक अनाउंसमेंट ये भी है कि भारत के बच्चों में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, उनके अंदर जिज्ञासा जगाने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इससे भारत के बच्चों के लिए बड़ा लाभप्रद होगा यह, क्योंकि रिसर्च को बढ़ावा मिलेगी तो भारत के बच्चे जो है नई नई रिसर्च कर पाएंगे तथा देश का नाम रोशन कर पाएंगे। इससे जो विदेश में बच्चे चले जाते हैं वे भी भारत की ओर कूच करेंगे तथा भारत के जो बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। भाषाओं को बढ़ाने के लिए भी इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है, इस नीति में बताया गया है, जो पाली, फारसी और प्राकृत भाषा हैं उनको बढ़ावा देने के लिए तथा जीवंत एवं विकसित करने के लिए भारत में एक अनुवाद संस्थान यानी ट्रांसलेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, जो इनको परिवर्तित कर आपको इनके बारे में शिक्षा प्रदान कराएगा। लास्ट है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित करने की योजना बनाई जाएगी। अर्थात बच्चों, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रम है पहले इंग्लिश लैंग्वेज में प्रकाशित होते थे, लेकिन आज से यानी इस पॉलिसी के द्वारा इसमें कहा गया है कि उनको रीजनल लैंग्वेज में प्रकाशित किया जाए ताकि बच्चे उनको पढ़ सके और समझ सके अच्छे से। यहाँ पर एक बात और कही गई है शिक्षा नीति में, बड़ी अच्छी बात है यह भी। इसमें कहा गया है कि पहले आप लोग इंजीनियरिंग कोई अगर कर रहा है उच्च शिक्षा में, तो इंजीनियरिंग में पहले वो केवल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को पढ़ सकता था, लेकिन आज से आपकी ब्रांचेज को या स्ट्रीम्स को खत्म कर दिया गया है इस पॉलिसी द्वारा। यहाँ पर इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग कर रहा है तो वह बच्चा आज से हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकता है तथा अपने पाठ्यक्रम में, अपने सिलेबस में इंक्लूड कर सकता है। यहाँ पर ब्रांचेज या फिर स्ट्रीम्स को खत्म कर दिया गया है, से कोई भी साइंस, कॉमर्स या आर्ट नहीं होगी। आज से सब मिले जुले बच्चे जो भी उसका फेवरेट सब्जेक्ट हो उसको वो लेकर पढ़ सकता है। यहाँ पर ये परिवर्तन थे हायर एजुकेशन के लिए। अब चैलेंजेस देखते हैं बच्चों। 2017-18 में भारत सरकार का अगर एक आंकड़ा देखें तो भारत सरकार ने शिक्षा पर महज जीडीपी का 2.7% ही खर्च किया है। लेकिन अगर इस शिक्षा नीति को भारत सरकार को पूर्णतः अपनाना है तो भारत सरकार को जीडीपी का इसके ऊपर 6% खर्च करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यह जिज्ञासा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकार में कि वह इतना खर्चा कर पाए। अभी जो मैं ग्रोस एनरोलमेंट रेशो की बात कर रहा था, 50% 2035 तक बढ़ाने की योजना कर रही है सरकार, बना रही है। इस समय पर 26.3% है 2020 में। लेकिन यहाँ पर इसके लिए जो बढ़ाने की कोशिश कर रही है सरकार, इसके लिए सरकार के पास अभी तक कोई तय नीति नहीं है। ये भी एक बड़ी समस्या है। अब देखना पड़ेगा कि सरकार इससे किस प्रकार से निपटती है। आगे बच्चों के लिए जो मातृभाषा है, उसमें राज्यों में जो कही गया है कि बच्चों को मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए, तो उसमें भी कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे कि कोई दिल्ली अगर हम सपोज करते हैं तो दिल्ली में बहुत सारे फैमिलीज जो हैं आउट ऑफ स्टेट से, यानी कि दूर प्रदेशों से आती हैं। तो तमिलनाडु से अगर कोई फैमिली यहाँ पर आई है तो अपने बच्चे को मातृभाषा में एजुकेशन देना चाहती है, लेकिन उसके जो आसपास का माहौल होगा वो हिंदी में होगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पर ज़्यादा हिंदी बोलते हैं, तो उसमें उसको बच्चे को थोड़ी समस्या आ सकती है। तो बच्चों, मुझे लगता होगा आप लोगों को ये एजुकेशन पॉलिसी अच्छे से समझ में आई होगी। मेरा एग्जाम्पल आप लोगों ने अच्छे से समझने की कोशिश की होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तथा जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबाइएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। मैं नीतीश भारद्वाज अगली क्लास में आप लोगों को फिर मिलूंगा एक नए जोश के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।